NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज इक्वल टू IP अपॉन IS पढ़े। उसी इक्वेशन को आज हम लोग डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे, क्या आता कैसे। हाँ, कैसे आपने E इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्रूफ किया, वैसे ही जहाँ नहीं समझ गया पूछिएगा। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आ रही बात समझ में। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा और घटा सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो टाइप का होता है। क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और एक को क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले पढ़ा दी गई, आप न्यूमेरिकल भी देख चुके हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ तक डाउट है क्या? यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब देखिए अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमको पता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाने और घटाने का काम करता है। जैसे अगर मैं स्टेप अप की बात करूं तो ये वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। और ये वोल्टेज को क्या करता है? घटाता है। समझ में क्या? अच्छा, इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, पहले पढ़ा चुके हैं। डायरेक्ट आज हमको इक्वेशन प्रूफ करना है। कोई डाउट है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, चलिए हम इक्वेशन पे चलते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर का जो बनावट होता है वो कैसा होता है? जैसे मान लीजिए इसमें एक, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का ही बना होता है। ठीक है, देखिए सॉफ्ट आयरन कोर का ध्यान समझिए क्या होता है। ये सॉफ्ट आयरन कोर, और एक्चुअली जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ये प्लेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है। प्लेटेड होता है, क्या होता है? देखिए ये जो कोर है वो आप एक चीज पढ़ चुके हैं, हर चीज को मैंने पढ़ा दिया था पहले ही। ये जो कोर है ये एकाएक बहुत मोटा नहीं है। आगे बात समझ नहीं, ये क्या है बच्चों? प्लेटेड है। क्या है? प्लेटेड है। ध्यान दो, ये तुम्हारा प्लेटेड है। देखो ये अगर ऐसे है, मान लो 1 2 ऐसे 3 ऐसे 4, ठीक है, तो ये ऐसे प्लेटेड है। देखो अच्छे समझो, ये क्या है बच्चों? प्लेटेड है। ध्यान से, क्या है? प्लेटेड है। मतलब ऐसा ऐसा एक एक प्लेट जो है, बहुत सारा प्लेट मिलकर बनाया गया। इसके पीछे प्लेट, इसके पीछे प्लेट, डायरेक्ट इसके पीछे का कारण है एडी करंट। क्या है? एडी करंट क्या होता है वो हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे। आगे बात समझ में नहीं, एडी करंट की वजह से, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्लेटेड बनाया जाता है। क्या बनाया था बच्चों? प्लेटेड। यहाँ कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझते हैं। मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा प्लेट रहता है जुड़ा, मतलब पूरा एक नहीं रहता है। ऐसा ऐसा क्या है? बहुत सारे प्लेट को जोड़ के इसको बनाया गया। नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे बोलो, आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा बच्चों? ध्यान समझो। होगा ये, आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल, सब कुछ पहले पढ़ा चुके हैं आपको। ध्यान सीखिए, तो इसमें क्या होगा? एक कॉइल आपका इधर से बना होगा। देखिए यहाँ तक बात समझ गया? कोई डाउट है क्या? और ये आपको ऐसे और एक आपको ऐसे। इस कॉइल को कौन सा कॉइल बोलते हैं बच्चों? ध्यान समझो, इस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टर्न्स इसके ऊपर लपेटा गया, क्या लपेटा गया है? टर्न्स लपेटा गया है। ये टर्न्स क्या हो गया? ध्यान से देखिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। हम इसको किससे डिनोट करेंगे? ध्यान से देखो, ये जो आपका टर्न्स है इसको डिनोट करेंगे एनपी से। एनपी क्या बताएगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आगे बात समझ में क्या? उसी तरह ध्यान दीजिए, इसको आप एसी सोर्स के साथ जोड़िएगा, तो सोर्स जोड़िएगा तो उसको क्या हो जाएगा? आपका वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और आप जानते हैं कि वोल्टेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ई से, ये में फैक्टर का हम बोलेंगे ईपी। ये ईपी यहाँ पे क्या बता रहा है? वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। सब कुछ पढ़ा चुके हैं पहले, डेरिवेशन देखिए आप, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सारे आप न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इक्वेशन भी आप जान चुके हैं, तो आज हम डेरिवेशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, उसी तरह इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए, ईपी है। उसी तरह यहाँ पे जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आईपी। करंट अक्रॉस क्या हो जाएगा? करंट अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। आगे बात समझ में नहीं? यहाँ तो बात समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है? मतलब करंट कुछ फ्लो कर रहा होगा तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फ्लो कर रहा होगा, फिर ऐसे बाहर निकल रहा है। आगे बात समझ में? ये यहाँ पे क्या है? एक एसी सोर्स के साथ यहाँ पे जोड़ा गया है। इसको यहाँ पे एक एसी सोर्स के साथ हम जोड़ देते हैं। एसी सोर्स के साथ हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इसको जोड़ देते हैं। तो मान लो ये एसी सप्लाई इनपुट किया गया। आगे बात समझ में? दूसरा चीज ध्यान समझिए, अच्छे समझ चलिए बच्चों। दूसरा चीज क्या है? अच्छे समझो। इसमें दूसरा कॉइल होता है सेकेंडरी कॉइल। क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल क्या हो गया? लगभग ऐसे, ठीक है। क्या हो गया आपका? ऐसे देखिए, ऐसे सेकेंडरी कॉइल हो गया। ऐसे ऐसे एक ऐसे आ गया, और एक जो है आपका ध्यान दीजिए, एक आपका ऐसे आ गया, ठीक है। दो कॉइल बन गया। तो जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है, इसमें ध्यान दो बच्चों, इसमें जो हमारा, ध्यान से देखिए, इसमें जो जैसे यहाँ पे एनपी है, वैसे यहाँ पे क्या है? एनएस। क्या है यहाँ पे? एनएस है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? सेकेंडरी कॉइल जो लपेटा गया था। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, उसके बाद जो वोल्टेज है यहाँ पे, क्या है बच्चों? वोल्टेज। वोल्टेज को किससे मेजर करेंगे हम लोग? यहाँ पे ई से, ई से ईएमएफ मेजर कर रहे हैं, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? ध्यान से ईएस। वोल्टेज क्या हो जाएगा? अरे भी बोलो चाहे ई बोलो, बात क्या है? देखिए ईएस हो गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो करंट है, इस करंट को क्या बोलेंगे हम? आईएस। आगे बात समझ में? और साथ में इस कॉइल को कौन सा कॉइल बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल। कौन सा कॉइल बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये आप समझिए। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है कि ये अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसमें क्या होगा? जो करंट होगा उसका डायरेक्शन कंटीन्यूअस चेंज करेगा, कभी इधर से फ्लो करेगा, कभी इधर से फ्लो करेगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो काम करता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अगर ट्रांसफार्मर की बात किया जाए, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बच्चों ध्यान देना, ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? कपल्ड कॉइल है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस है, प्राइमरी से सेकेंडरी पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है? सब कुछ पढ़ा चुके हैं आपको, बस यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो होता क्या है कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कंटीन्यूअस चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा?
कॉन्टिन्यूस क्यों कॉन्टिन्यूस करेगा? क्योंकि आपको पता है कि एक बार ये साइड पॉजिटिव होगा, एक बार ये साइड नेगेटिव होगा, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे बनेगा, फिर पलटेगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे होगा। तो बार बार मैग्नेट क्या होगा? अप डाउन करेगा, से क्या होगा इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा? चेंज करेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फील्ड में जो प्राइमरी कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। जब लिंक हो जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि ये दोनों कॉइल एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है, जहाँ पे इस कॉइल में क्या हो जाएगा? ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब जरा सोचो ध्यान से, आप खुद सोचिए, ठीक है? राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा तो करंट कैसे करंट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे करंट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो क्या है? नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है बच्चों? नीचे की तरफ है। हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, फिर कुछ इस तरह से लिंक होगा, और फिर इस तरह से जाएगा लिंक होके, और फिर इस तरह से यहाँ पे ऐसे लिंक होगा। देखो ना ऐसे करके राइट हैंड लगाएंगे। अब ध्यान देखिए, उसी तरह अगर हम यहाँ पे एक और देख ले ध्यान से, तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। देखिए कुछ इस तरह से है, फिर कुछ इस तरह से है, फिर कुछ इस तरह से है, फिर कुछ इस तरह से है, और ये ऐसे लिंक हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो दोनों क्वायर एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है जो कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? और आप जानते हैं कि जब कोई भी कॉइल एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में होता है जो कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है, तो वहां फैराडे का लॉ लग जाएगा, E = -d क्वांटिटी वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है? तो जस्ट लाइक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो जो यहाँ पे ये जो प्लेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन क्या है? ये प्लेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। इस कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज करेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो आप जानते हैं E = -d dt। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगली बात समझ में कि नहीं? तो ये फिर 0 हो जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ कोई बैटरी लगा दे तो बैटरी क्या हो जाएगा? वो तो उसमें तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जो एक इनविजिबल बार मैग्नेट जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। मान लो TC/Vx है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। डिफरेंशियल पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है जो हमेशा क्या हो जाए? कॉन्टिन्यूअस चेंज करे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? आ रही। आप समझो, ध्यान से समझो, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए। देखिए क्या होता है, अब कोई भी ट्रांसफार्मर आप जानते हैं, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को बढ़ाता है, क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है तो ये करंट को क्या करता है? घटा देता है। और ये वोल्टेज को बढ़ाएगा तो करंट क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। तो अब क्या किसी के दिमाग में आता है कि भाई ट्रांसफार्मर तो एक मैजिकल चीज है, जो अगर मेरे पास 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट को हम 220 वोल्ट कर सकते हैं, 220 वोल्ट को हम 5 वोल्ट कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर की मदद से कर सकते हो, कर देगा। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि कोई मैजिकल चीज नहीं है। इसमें पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान से कि हमने क्या बताया कि ट्रांसफार्मर कोई मैजिकल चीज नहीं है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को घटाना। और जो ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाता है वो करंट को घटा देता है, और जो ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को घटाता है वो करंट को बढ़ा देता है। नहीं समझ आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों अच्छे समझो। ठीक है? अब देखिए एक चीज समझते हैं, एक्चुअली होता क्या है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ वोल्टेज जो है ना, ध्यान समझिएगा, ये वोल्टेज को बढ़ा तो करंट क्या कर रहा है? देखिए आपको पता है कि पावर जो होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। पावर क्या होता है? हमने पढ़ा है वोल्टेज इंटू करंट, नहीं पढ़ा हमने? तो इसमें दो चीजें, एक क्या है? इनपुट, एक क्या है हमारा? इनपुट है, और एक क्या है हमारा? आउटपुट है। आ रहा बात समझ में कि नहीं? तो ट्रांसफार्मर में ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि भले ही ये वोल्टेज को बढ़ा देता है या वोल्टेज को घटाने का काम करता है, लेकिन कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो पावर को घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। पावर क्या करेगा? वो घटाएगा। इसमें क्या हो जाएगा ना, ध्यान से देखेंगे, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? ध्यान दो। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है ये बताता हूँ। ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है? फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर पावर जो होता है आई से। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। अब समझिए ध्यान से, अच्छे समझिए, जहां नहीं समझ में आप पूछेंगे। अच्छा ये आइडियल ट्रांसफार्मर मैंने क्यों लिखा? देखो बच्चों एक चीज समझो, तुम जो प्रैक्टिकली जो तुम्हारे पास ट्रांसफार्मर मौजूद होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है? आपके पास जो ट्रांसफार्मर मौजूद होता है उस ट्रांसफार्मर में कभी भी इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर नहीं होता। कुछ पावर लॉस हो जाते हैं, कुछ पावर कोर आयरन कोर लॉस, कुछ पावर क्या हो जाएंगे? लॉस कर जाते हैं। तो हम लोग एक इक्वेशन ड्राइव करने के लिए आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चलते हैं। क्या मान चलते हैं? हाँ, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग इनपुट पावर किसके बराबर होगा? हम लोग यहाँ मान लिए कि जो पावर हम इसको इधर दे रहे हैं, वही पावर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब आप समझिए ध्यान से, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में पूछिएगा। पावर क्या होता है? क्या पढ़ा? वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज को हमने क्या मान रखा है? ईपी। क्या मान रखा है? तो इनपुट पावर किसमें है? प्राइमरी में है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ईपी। कोई दिक्कत? ईपी प्राइमरी वोल्टेज तो हो गया, पावर वोल्टेज इंटू करंट होता है। वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज क्या हो गया? ईपी। करंट क्या हो गया? आईपी। चलिए करंट हम लिख लेते हैं आईपी। ऑब्वियस बात है, क्या लिखेंगे? ईएस और क्या हो जाएगा? आईएस। यहाँ पे क्या ईएस और, नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। तो अगर इसको अरेंज देखिए, नहीं समझ में आया? इनपुट में वोल्टेज क्या है? ईपी। करंट क्या है? आईपी। आउटपुट में वोल्टेज क्या है? ईएस। और करंट क्या है? आईएस। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ईएस है ये क्या है? यहाँ देखो बच्चों, ईएस अगर इसको हम रेशियो फॉर्म में लिखें तो ये ईएस अपनी जगह पे है, और ये ईपी आईपी में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो आईपी इधर, ईपी इधर तो क्या हो जाएगा? डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? इसमें चला जाएगा ये डिवाइड फॉर्म में। तो अगर ईपी इधर के डिवाइड फॉर्म में आ गया तो इधर क्या बचा? आईपी। तो ये मल्टीप्लिकेशन इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड आईएस। ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, तो ये जेड है, ये सारा क्या हो जाएगा? डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। नहीं समझ में आया क्या? तो आप समझिए ध्यान से, अच्छे समझिए, नहीं समझ में पूछिए, फिर से देखिए देखिए समझिए ध्यान से। यहाँ पे ये ईएस क्या है? अपनी जगह पे है, और ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ईपी। वोल्टेज एक साथ हो गया रेशियो फॉर्म में।
उसी तरह जब ईपी इधर आ जाएगा तो अकेला यहाँ क्या बचेगा, और ये आईएस इधर क्या मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आईएस, नहीं समझे। अच्छा अब एक चीज क्या ध्यान समझो, तो ये हमारा एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा इस इक्वेशन में एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन में एक चीज हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि अभी देखिए प्राइमरी करंट, प्राइमरी सेक्शन का जो करंट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी के वोल्टेज के, नहीं समझ आ रहा क्या, और यहाँ पे ये सेकेंडरी का जो करंट है वो भी इनवर्सली किसके है, सेकेंडरी के वोल्टेज के, मतलब जो सेकेंडरी का करंट है और वोल्टेज दोनों दूसरे के इनवर्सली है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन से ई जो है, ये मतलब वोल्टेज ईएमएफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के। समझ आ रहा है, हम यहाँ जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जिस जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा वो ट्रांसफार्मर करंट क्या करेगा, घटाएगा, क्योंकि इनवर्सली है। देख रहे हैं ईपी आईपी दोनों इनवर्सली है, आईएस ये दोनों, नहीं समझ आ रहा क्या आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, तो एक इक्वेशन आपको मिल गया। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, अब अच्छा पावर बराबर किस होता है, तुम खुद सोचो, पावर जो है वो किसका मल्टीप्लिकेशन है, वोल्टेज इंटू करंट है। मान लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तुमने इनपुट पावर कुछ दिया, तुमने इनपुट में कुछ वोल्टेज दिया, कुछ करंट दिया, इनपुट में क्या दिया, कुछ वोल्टेज देगा तो कुछ करंट इसमें आएगा, ओम V इक्वल टू आर, वोल्टेज एक्सपोनेंशियल टू करंट। तो अगर आप वोल्टेज देंगे तो करंट आया, तो वोल्टेज इंटू करंट करेंगे तो इनपुट पावर मिलेगा, आ रहा है समझ में कि नहीं, इनपुट पावर मिलेगा ना। तो जब ये ट्रांसफर होगा पावर इस साइड, तो अगर मान लो पहले तुमने वोल्टेज जो दिया था, इस टाइम वोल्टेज क्या कर दिया, बढ़ा दिया, करंट क्या किया, डिक्रीज किया। अब तुमने वोल्टेज कम दिया था, वोल्टेज क्या दिया था, कम दिया था, तो उस समय जो करंट था, ध्यान दो, उसका जो मल्टीप्लिकेशन आया था, या करंट क्या घटा दिया, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा, उसी के बराबर नहीं मिलेगा, डी अपॉन dt। लेकिन देखो बच्चों क्या है, समझो ध्यान से, इसमें ये किसके लिए है, इसके पीछे ये छिपा हुआ वन टर्न, ये वन टर्न के लिए, लेकिन ट्रांसफार्मर में बहुत सारा टर्न मारा हुआ है, हमको नहीं पता कितना टर्न मारा हुआ है, तो हम क्या मान लेते हैं, हमको नहीं पता, हम मान लेंगे n टर्न मारा हुआ है। किस सेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो एनपी हो गया। अगेन देखिए, अगेन समझिए, अगेन अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, फ्रॉम सेकेंडरी फॉर सेकेंडरी सेक्शन, ध्यान दीजिए, फॉर सेकेंडरी सेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, फॉर सेकेंडरी सेक्शन क्या हो जाएगा, देखिए ईएस क्या हो जाएगा, ईएस इज इक्वल टू वापस इसमें भी ईएमएफ, भाई साहब ई इक्वल टू माइनस d/dt, अरे आप स्मॉल ई लिखिए क्या, उसका मतलब ये वोल्टेज दिखा रहा है, तो ईएस सेकेंडरी का वोल्टेज पे आ गया, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, ये माइनस d/dt, अंडर समझ आ रहा है क्या, आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है आ रहा है। आपको पता है कि ये एक टर्न के लिए हो गया, क्योंकि सेकेंडरी में तो बहुत सारे टर्न मारे हुए हैं, हमको नहीं पता है, हम क्या मान लेंगे, एनएस, नहीं पता तो क्या मान लेंगे, ध्यान से देखिए, एनएस मान लेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं एनएस, एनएस, ठीक, कोई दिक्कत है क्या, तो इक्वेशन नंबर कितना आ गया, मान लीजिए ये आपका 2 है, तो इक्वेशन को मत मानिए, छोड़ दीजिए, आगे कोई दिक्कत है क्या। अच्छा फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हैं, ईएस अपॉन क्या है, यहाँ पे ईएस अपॉन क्या है, ईपी, तो ईएस अपॉन ईपी है, तो ऊपर में क्या है, ईएस, तो ईएस क्या है, ईएस को देखिए ध्यान से, ईएस आपका क्या है, ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या है, माइनस एनएस डी बाई, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज करेगा वही उस समय में वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में नहीं चेंज कर रहा होगा, जो तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज कर रहा होगा उस समय भी इस समय यहाँ भी वही चेंज कर रहा होगा, तो जो डी अपॉन dt यहाँ होगा वही डी अपॉन dt यहाँ होगा। उसके बाद देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईपी कितना है, इतना है, तो माइनस क्या हो जाएगा, देखिए एनपी कितना हो जाएगा, डी अपॉन dt। अब देखिए ये फिर से देखिए, यहाँ पे एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस एनएस डी अपॉन dt, और ये कितना हो जाएगा, माइनस, यहाँ समझ गए हम लोग, तो ये तो नंबर टर्म्स अलग रहेगा ना, नंबर टर्म्स अलग रहता है, इक्वल क्या है, डी अपॉन dt, इक्वल क्या है, हाँ डी अपॉन dt दोनों अलग है, ये कटा और ये कटा, हाँ माइनस में कट गया, वेरी गुड। तो देयरफॉर आपके पास क्या मिला, ईएस अपॉन ईपी किसके बराबर आ गया, एनएस अपॉन एनपी के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर कितना है, 1, ये इक्वेशन नंबर कितना है, 2 है। अब भाई साहब एक बात बताइए, जैसे मान लो एक्स वाई के बराबर है और एक्स जेड के भी बराबर है, हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, लिख सकते हैं। उसी तरह आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये कहें, ध्यान से देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम देखिए यहां से लग गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में ईएस अपॉन ईपी किसके बराबर है, इक्वेशन 1 में ईएस अपॉन ईपी किसके बराबर है, और इक्वेशन 2 में यही ईएस अपॉन ईपी किसके बराबर है, एनपी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एनएस अपॉन एनपी किसके बराबर है, ईएस अपॉन ईपी के, और ईएस अपॉन ईपी किसके बराबर है, आईपी अपॉन आईएस के, देयरफॉर प्रूव्ड।